हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS पीसीएस में आपका स्वागत है। वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक एंड नाउ अब हम इंटरनेशनल रिलेशन के पूरे टॉपिक के अंतिम चरण पर हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये टॉपिक आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बस एक आध लेक्चर्स अगर लेने होंगे तो वो ले लिए जाएंगे, बट अल्टीमेटली आप कहो तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शंस हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड। एंड बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से इसका रिवीजन करना है। जहाँ पर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने चाहिए, आपको नोट्स ज़रूर लिखना है, बिकॉज इतना बल्कि मैगजीन उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में करके ही लिखना चाहिए ताकि आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो। और वैसे भी मेंस में कुछ आध पॉइंट्स ही इम्पॉर्टेंट होंगे जो आपको याद रखने होंगे, है ना। बाकी सब तो कहानी है, हम कहानी क्यों बताते हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे। लेकिन एक्चुअली मेंस में आपको ही पता है 250 शब्दों में लिखना होता है, तो डेफिनेटली हमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पॉइंट्स को ध्यान में रखने चाहिए कि कहाँ पर यूज होगा, किस कंटेक्स्ट में यूज होगा। और हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर से अपडेटेड जरूर रहना चाहिए। जैसे अभी आप देख लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस की विजिट पर है, तो डेफिनेटली वहाँ से बहुत सारे आउटकम्स होने वाले हैं। आपको एडिटोरियल देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्या कुछ एग्रीमेंट्स हुए वो देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली ये भी एक चांस बनती है कि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस के रूप में आ जाए, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और हमारा और यूएस की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ रही हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो उसको कंटेक्स्ट में लेट से कभी और बात करेंगे, लेकिन हाँ, हमने इंडो यूएस रिलेशंस को आपको अच्छे तरीके से बेसिकली कवर करवा दिया है। तो बस आपको मसाला ऐड करना है, मसाला माने करंट अफेयर्स, तो वो तो आप मैगजीन से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आज हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जानेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती थी क्या? डेफिनेटली आप कहोगे कि आप बेवकूफ़ वाली बात करते हो। तो यस, इंटरनेशनल ट्रेड होती थी, लेकिन कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि देश अपनी मनमानी करते थे। लेट्स से कि कस्टम्स ड्यूटीज, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर सब कुछ लगा दिया जाता था, है ना। तो ऐसे में जो कंपटीशन का माहौल है या फिर एक प्रकार से ट्रेड प्रमोशन का एक एस्पेक्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो देखने को नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई एग्रीमेंट्स कुछ है ही नहीं, तो देश जैसे चाहे उस प्रकार से रिलेशंस को मोड़ सकते हैं, उस प्रकार के रिलेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में। जो सुपर पावर होगा वो डोमिनेट करना चाहेगा, है ना। वो अपने पक्ष में सारे रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम करने का प्रयास करेगा, इंक्लाइन करने का प्रयास करेगा। तो दैट्स वाई आप समझो कि क्यों एक बेटर रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल एरिना में। अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ट्रेड या फिर आपका फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल करना हो, तो तभी तो आपका एक कोलैबोरेशन बनेगा, तभी तो एक प्रकार से पैटर्न बनेगा जिसके माध्यम से हम जो रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस है, उसको फ्लरिश करवा सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है आपको पता है 1995 में आया, बट इससे पहले यानी कि अगर हम 1944 के बाद से द पीरियड आफ्टर विच मतलब वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद से आप 1995 टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तब क्या चल रहा था? तब क्या कोई एग्रीमेंट था? बिल्कुल था। तब था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। यहाँ पर आप देखो, है ना, ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था यही गवर्न कर रहा था आपका इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन दिस पीरियड, बिकॉज वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने से पहले यानी कि 1944 से पहले ऐसा कोई जनरलाइज्ड एग्रीमेंट नहीं था बिटवीन द कंट्रीज। बट आपको ही पता है
कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, और वहाँ से आपका 3 इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आई थी। क्या वो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ थी? एक तो आपका आईएमएफ निकल कर आया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक था आपका वर्ल्ड बैंक, और एक था आपका जीएटीटी। अब ये जो आईएमएफ है, डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक है, तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्ट की गई थी उसका एट दैट टाइम ऑब्जेक्टिव था कि किस प्रकार से जो वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व हुए कंट्रीज का जो नुकसान हुआ, खासकर यूरोपियन देशों का, उसको भरपाई कर सके। भरपाई करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लॉस हुए थे, इकोनॉमी क्रैक हो गई थी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की। आपको पता है ब्रिटेन से आपका क्या हाल हो गया था। तो उसको रिकवर करने के लिए, रीएडजस्ट करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, रीडेवलपमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो अल्टीमेटली ये जो आपका आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट निकल कर आया। वर्ल्ड बैंक मतलब क्या है कि बैंक है ग्लोबल लेवल पर, क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पैसे देगा। तो उस पीरियड में बेसिकली ये यूरोपियन कंट्रीज को मेनली सर्व करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको ही पता है कि बहुत सारे कंट्री जैसे जैसे इसके साथ जुड़ने लगे, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक का जो डायमेंशंस है वो बढ़ा, आईएमएफ का जो डायमेंशंस है बढ़ा, मेंबरशिप बढ़ी, और इस हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉडिफिकेशन होना था हुआ। ठीक है, तो आज देख सकते हो आप, वर्ल्ड बैंक से भारत भी लोन लेता है, या फिर आईएमएफ से अगर हमको कभी नीड पड़ी, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो हम आईएमएफ से भी लोन ले सकते हैं। या फिर अभी श्रीलंकन क्राइसिस आप देख लो, यहाँ पर भी आपका आईएमएफ ने मदद किया। तो ये सब कुछ कंटेक्स्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी पता चले कि क्या चलता है आपका वर्ल्ड लेवल पर, कैसे किस ऑब्जेक्टिव के साथ आईएमएफ सबका गठन हुआ था, है ना। तो ये बात है, चलो मैंने ये तो बता दिया। हाँ, तो थोड़ा सा जीएटीटी की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये आपका आउटकम है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का, 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसमें मैंने आपको बताया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एग्जिस्टेंस आया था। और आप देखो, इट became the only multilateral instruments that was governing the international trade between the period of 1948 till this agreement replaced by the WTO in 1995। तब क्यों रिप्लेसमेंट हुआ इस एग्रीमेंट का WTO से? तो कहा जाता है कि आपका ये जो जीएटी है, पहली बात तो ये कि भाई साहब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। आपको पता है, देखो एग्रीमेंट है तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था कि पूरा देख रेख करेगा ट्रेड एस्पेक्ट्स को। तो कोई भी कंट्रीज वायलेट कर देते थे, डेवलप कंट्रीज अपनी मनमानी चलाते थे, तो इसीलिए उतना सक्सेस नहीं रहेगा। अभी देख लो, WTO है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो फिर जो डिसीजन लिया जाता है वो आपका मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप्स के आधार पर ली जाती है ना। तो कंसल्टेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस समय ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोला जाता है कि ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाली जो इशू है ना, वो जीएटीटी रूल्स के अंतर्गत प्रोटेक्टेड नहीं थी। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली? तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं, एक प्रकार से आप इंटेंजेबल कह सकते हो। ठीक है, ये आपका जो माइंड का क्रिएशन है आपका, जैसे कि आपने कोई बुक लिख दिया, या फिर आपने कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग कर दी, है ना, कोई म्यूजिक लिख दिया, मतलब म्यूजिक गा दिया, जो भी है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके माइंड की क्रिएशन है। तो जाहिर सी बात है, ये बनाया तो आपने है, तो अल्टीमेटली इसको कौन यूज करेगा, नहीं यूज करेगा, इसको अधिकार देने का राइट्स भी तो आपके पास होना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसी को प्रोटेक्ट करता है कि हाँ भाई साहब, मेरे परमिशन के बिना आप एक्सेस नहीं कर सकते। बैरिंग सम एक्सेप्शंस भी होते हैं। हाँ, तो ये मैंने बेसिक ओवर भी बताया। और एक बात और, ये जो WTO है इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। ठीक है, और 1995 में ये सेटअप हुआ बाय रिप्लेसिंग द GATT। ध्यान रखना है, WTO इज़ नॉट ए UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये जरूर ध्यान रखना है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल। तो कंटेक्स्ट क्या था? तो कंटेक्स्ट यही था कि जो आपके नाइजीरिया की एक महिला,
ठीक है, नाम आप देख सकते हो, नगोजी ओकेनेजो इवेला, इनको अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो कंटेक्स्ट यही है कि ये पहली महिला है और फर्स्ट अफ्रीकन है टू हेड द मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब तक पद पर बनी रहेंगी, 31 अगस्त 2025 तक। तो ये आपका कोई पूछने वाला नहीं है, बस एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप बस समझ लो, ऐसा कोई कुछ पूछेगा नहीं। ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या है, तो आपको भी थोड़ी सी समझ आ जाएगी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पहली बात तो ट्रेड नेगोशिएशन। ट्रेड नेगोशिएशन मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अब ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज ट्रेड करते हैं, है ना। अब क्या है कि कोई देश पता चला कि टैरिफ बैरियर ज़्यादा लगा रहा है, कोई देश जो है उसको देखकर टैरिफ बैरियर और बढ़ा दिया या फिर नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ट्रेड प्रमोट नहीं हो सकेगी। तो ट्रेड नेगोशिएशंस डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत होता है, ताकि ये सब जो आपके रिस्ट्रिक्टिव बैरियर है ना, वो सब को खारिज किया जाए और ट्रेड फैसिलिटेशन नेगोशिएशन सबको प्रमोट किया जाए। सिंपल सा मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा कि ट्रेड प्रमोट होगी। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनको पालन करना पड़ता है, जो भी कमिटमेंट्स डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो मेंबर्स उसे पालन करते हैं या नहीं पालन करते हैं, डब्ल्यूटीओ उसकी देखरेख करता है। और जाहिर सी बात है, अगर नहीं पालन करेंगे तो डब्ल्यूटीओ का अपना डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कंट्री शिकायत भी करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड फ्लो स्मूथली हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे कि कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ ट्रेड को एस्पेक्ट को लेकर, तो फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जा सकता है। ये बहुत बार आपने सुना होगा, ठीक है। कभी इंडिया कंप्लेन कर देता है डब्ल्यूटीओ में, कभी यूएस कंप्लेन कर देता है, तो ये सब चलता है। उसके बाद देख लो कॉपरेशन विथ अदर इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद देखो बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी, मतलब ये है हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये मदद करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके, और इनको रिबेट भी दिया जाता है ताकि ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके अच्छे तरीके से विदाउट एक्सप्लॉयटेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक असिस्टेंस, मतलब ज़रूरत पड़ने पर कंसेशंस प्रोवाइड कर सकता है डब्ल्यूटीओ अंडर सर्टेन एग्रीमेंट, जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात चलती है, ठीक है। ट्रिप्स एग्रीमेंट में बोला जाता है ना, भारत भी रिक्वेस्ट करता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है वो बेसिकली आईपीआर को टेम्प्रेरी रूप से रोके, ताकि वैक्सीन प्रोडक्शन हो सके और कोविड महामारी से हम निपट सके। तो ये सब कुछ रिबेट्स या कंसेशन दिए जाते हैं खासकर लो डेवलप कंट्रीज को, ताकि वो आराम से इजी तरीके से इन्वॉल्व हो सके इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये बातें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो ऐसा यूपीएससी गवर्नेंस या स्ट्रक्चर तो पूछती नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके नीचे आपका जनरल काउंसिल होता है, और उसी के अलोंग आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है। एंड जनरल काउंसिल के नीचे अगर हम जाएंगे तो वी हैव द कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद गुड्स काउंसिल होता है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल होता है, उसके बाद सर्विस काउंसिल होता है। सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे आप देख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल किस मैटर को डील करेगा, आईपीआर रिलेटेड मुद्दे को। सर्विसेज काउंसिल डील करेगा सर्विसेज एस्पेक्ट्स को, है ना, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो एज सच देर इज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर एग्जामिनेशन, बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है वो आपका टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है डब्ल्यूटीओ का, ठीक है। और ये यूजुअली 2 साल में एक बार मिलते हैं। उसके बाद ये जरूर ध्यान रखना, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। तो जो जनरल काउंसिल है ये आपका जनरल काउंसिल,
ये कन्वीन करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को टू डील विद द डिस्प्यूट्स, लेट से कि अगर बिटवीन डब्ल्यूटीओ मेंबर्स निकल कर आते हैं तो। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अचीवमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ कि डब्ल्यूटीओ ने क्या हासिल किया है अब तक। थोड़ा सा पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, कहने का मतलब फिर तो इश्यूज या क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। तो पहली बात तो ये है कोडिफिकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। कोडिफिकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड का मतलब ये हो कि डब्ल्यूटीओ ने एक प्रकार से बाइंडिंग रूल्स बना दिए हैं फॉर द ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्हें मेंबर कंट्रीज को पालन करनी पड़ती है। अदरवाइज जब डब्ल्यूटीओ नहीं था तो आपको भी पता है कंट्रीज अपनी मनमानी करते थे, है ना। रूल्स फॉलो करो या ना करो, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं, है ना। कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क करता था। लेकिन डब्ल्यूटीओ के बाद ये सिस्टम आया, तो इससे क्या होगा, ट्रेड फैसिलिटेट होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल रहेंगी, ठीक है। उसके बाद सर्ज इन ग्लोबल वैल्यू चेन। अब थोड़ा सा ये समझो कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन और एक है आपका ग्लोबल वैल्यू चेन, तो दोनों में क्या अंतर है। सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ, सप्लाई चेन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्लियर से कि ये कुछ कंट्री है, हाँ, ये वैसे आप समझ रहे होगे सप्लाई चेन का मतलब क्या है, ABCD। उसके बाद ये भी आप कंट्री मान लो, DEF। तो लेट से कि ए को पास मैंगो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है, बी के पास मोबाइल फ़ोन अच्छा प्रोड्यूस होता है, सी के पास जो है वो आपका वेजिटेबल्स अच्छे से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ए को ज़रूरत है सब्जी की और ए उस सब्जी को नहीं उगा पाता है, तो अल्टीमेटली वो बोलेगा इससे कि भाई साहब तेरे पास सब्जी अच्छे से उगती है, तो क्यों ना इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, है ना। तो ये उसको सब्जी देगा। अब हो सकता है आप इसके पास आम नहीं होते हो तो आम मंगा लेगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब ये कम समझो, सप्लाई चेन का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेट कर देते हैं हम मार्केट को एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और जिसको जो ज़रूरत पड़ती है वो आपूर्ति हो जाती है एज पर द नीड, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि ग्लोबल सप्लाई चेन को ही कट कर दिया जाए, ठीक है, दो देश के बीच सप्लाई चेन था और ये कट कर दिया जाए। हो सकता है कुछ डिस्प्यूट आ गया हो और बोलेगा कि भाई साहब नहीं, मुझे रिलेशन नहीं रखने, ट्रू रिलेशन नहीं रखने। अब क्या करेगा, तो ए विल सफ़र, बी विल सफ़र, तो बी विल फाइंड अदर अल्टरनेटिव, ए विल फाइंड अदर अल्टरनेटिव। तो अगर अन्य कंट्रीज इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर है तो चलो ए से हम नहीं मंगवा पा रहे लेकिन बी से तो मंगा मतलब सी से तो मंगा लेंगे। उसी प्रकार से ए अगर बी से नहीं मंगवा पा रहा है तो सी से तो मंगा लेगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन। इसीलिए भारत हो, USA हो, ठीक है, एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि इन सब देशों को एक फियर रहता है कि अगर हम ओवर डिपेंडेंसी चाइना पर करेंगे और चाइना लेट से कि ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई चेन ही डिसरप्ट कर दे तो फिर तो भाई साहब क्राइसिस आ सकती है देशों में। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन करने की भी बात होती है। उसके बाद आपका एक आता है ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए मैंने एक डेफिनेशन भी आपके लिए लिखा है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज़ लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। आजकल देख लो, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स देख लो, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि USA की कंपनी है तो USA में ही सारा कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। हो सकता है आपका रॉ मटेरियल किसी और देश से आ रहा हो, है ना। हो सकता है पैकेजिंग किसी और देश में हो रही हो सकता है असेंबलिंग किसी और देश में हो रही हो। तो ये जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, दे आर अकरिंग एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो इन्हीं को आप कह सकते हो ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है। तो ये बात है। तो WTO को आने के बाद ग्लोबल वैल्यू चेन्स में सर्ज देखने को मिली बिकॉज ऑफ द प्रोडिक्टेबल मार्केट कंडीशन। तो कंपनी को जहाँ लगा कि हमारे यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है तो वहाँ पर उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की। जहाँ से उनको लगता था कि हाँ यहाँ से प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर दें तो सस्ता पड़ेगा, तो यहाँ से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद देख लो सपोर्टिंग
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज डब्ल्यू के अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस है ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को मदद कर सके, उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना न झेलना पड़े। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोअरिंग इंपोर्ट बैरियर्स ऑन लीस्ट डेवलप कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। लेट से कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, लेट से डेवलप कंट्रीज में, तो इंपोर्ट बैरियर्स कम लगे ताकि इनके प्रोडक्ट सस्ते हो और दूसरे इकोनॉमी में बिक सके, कंपिटिटिव हो सके। तो ये सब भी काम डब्ल्यूटीओ देखता है। लेकिन इश्यूज क्या है रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ, तो इश्यूज में एक आता है आपका चाइनाज मर्केंटलिज्म। चाइनाज मर्केंटलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम को देखो या चाइना की इकोनॉमी को देखें, तो वो क्या करता है, माल तो बहुत प्रोड्यूस करता है ना, सब देश को डिलीवर करने का प्रयास करता है, लेकिन जब बात आती है दूसरे देश से इनके इकोनॉमी में इंटर करने की, तो यहाँ पर आपका दरवाज़ा पर ये खड़ा रहता है और बोलता है भाई साहब हम आने नहीं देंगे, है ना। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये पूरी तरह से ओपन ट्रेड सिस्टम को नहीं अपनाता है ना, कुछ ना कुछ बैरियर है। ठीक है, जैसे आज भी देख लो लगभग अच्छे खासे कंट्री में आपका फेसबुक ट्विटर सब काम करता है, लेकिन आप देख लो चाइना में ये सब काम नहीं करते हैं। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, ये तो आप समझ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि चाइनाज ऑन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, तो ये क्या करते हैं कि भारी सब्सिडी पर इकोनॉमी ऑफ स्केल पर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं और फिर लो कॉस्ट पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, कंपटीशन डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका है ना। तो इसीलिए ये बातें कही गई है। ठीक है, और दूसरा चल रहा है आपका यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये तो आप देख ही रहे हो। और इसके कारण क्या होता है कि जो ट्रेड है वो इम्पेक्ट हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। अब जैसे यूएस के जो एलाइड कंट्रीज है वो भी क्या करेंगे, वो भी चाइना से ट्रेड करने से कतराएंगे, क्योंकि यूएस बोलेगा कि अगर चाइना से डील करेगा तो सेक्शन लगा देंगे हम। तो फिर ये सब कंट्रीज घबराएंगे, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो जाती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ है। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज मतलब डब्ल्यूटीओ की अपनी खामियां, जैसे बोला जाता है और है भी, सच भी है कि एपिलिएट बॉडी, डब्ल्यूटीओ की जो एपिलिएट बॉडी, यानी कि डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट आया, तो लेट से कि एक होता है डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी एट फर्स्ट लेवल, तो वहाँ पर तो सुनवाई हुआ, लेकिन वहाँ लेट से कि कंट्री सहमत नहीं हुए, डिस्प्यूटिंग पार्टी सहमत नहीं हुए, तो फिर जाता है आपका एपिलिएट बॉडी में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एपिलिएट बॉडी में जजेज ही नहीं अपॉइंट हुए। क्यों नहीं अपॉइंट हुए, बिकॉज यूएस ब्लॉक कर रहा है अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो बताओ कहाँ से आपका कोई डिस्प्यूट रिड्रेस हो सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एप्लीट लेवल पर है तो कौन नहीं चाहेगा कि भाई साहब हम अपील करें। लेकिन अपील करने के बाद कोई मैटर आगे नहीं पा पा रहा है, क्यों, बिकॉज देर इज़ नो चेयरपर्सन अपॉइंटेड एट दिस एपिलिएट बॉडी। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, क्यों, बिकॉज देर इज़ नो एग्रीड डेफिनेशन बिटवीन द WTO members of what constitutes a developed or developing country at the WTO। ठीक है, उसके बाद है आपका राइजिंग ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड। हाँ, ये है कि अब जैसे जैसे आप देखो वर्ल्ड लेवल डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है, तो ई कॉमर्स पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, डिजिटल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो WTO को भी कहीं ना कहीं अब लेटेस्ट एग्रीमेंट करने की ज़रूरत होगी जहाँ पर इन सब एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी का भी कंसर्न्स निकलेगा, तो इन सब एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर हैज चेंज ओवर द लास्ट 2 decades, क्यों, बिकॉज ऑफ द डिजिटल ट्रेड। ठीक है, तो WTO को भी एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद डेडलॉक बढ़ता जा रहा है। डेडलॉक बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वही है
कि अगर कोई अच्छी मुद्दे पर नेगोशिएशन करने जाओ तो पता चला कि कोई अन्य देश उस नेगोशिएशंस को रिजेक्ट कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा, तो सहमति नहीं होती है ना, क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने अपने इंटरेस्ट है, ये बातें निकल कर आती है। तो ये हमने डिस्कस किया। और इसके बाद आप ये तो देख ही रहे हो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की जो एपिलेट बॉडी है वो तो अटकी पड़ी है। उसके बाद एक और कंसर्न निकल कर आता है, ये वो है आपका राइज ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये है कि अब बहुत सारे कंट्रीज को डब्ल्यूटीओ पर भरोसा नहीं रहा, तो अब क्या कर रहे हैं, या तो मिनी लेटरलिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट। और इन सब एग्रीमेंट के माध्यम से वो अपने ट्रेड रिलेशंस ऑपरेशंस को एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। उनको लगता है कि अब डब्ल्यूटीओ डिसफंक्ट हो गया है तो हम अपने रास्ते चले। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ रहे हैं, जैसे आरसीईपी ले सकते हो आप, है ना। उसके बाद आपका ये जो सीपीटीपीपी है ना, चाइना और बहुत सारे देशों के साथ एफटी है। उसके बाद इंडिया का भी देख लो तो इंडिया और आसियान के साथ एफटी है ना। उसके बाद आप देख लो यूएसए के साथ भी बहुत सारे देशों का एफटी है। तो वो सब क्या दर्शाता है कि भाई साहब अब सब अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं, है ना, बिकॉज सब जो है बायलैटरल या फिर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस कर रहे हैं। जबकि डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ कहता है कि भाई साहब सारे मेंबर्स इक्वली है और सबके साथ इक्वली ट्रीट करो। लेकिन आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है ना। उसके बाद इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस। इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब ये हुआ कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज को कंसेशंस देते हैं, उन पर टैक्स कम लगाते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, अन्य कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटेड फेस करती है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम बात करें डब्ल्यूटीओ और इंडिया के कंटेक्स्ट में, है ना। तो जो डब्ल्यूटीओ है जब बना 1995 में, तब भी भारत फाउंडिंग मेंबर के रूप में था। और जब जीएटीटी आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तब भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर के रूप में था, ठीक है। और धीरे धीरे इंडिया का रूल, मतलब इंडिया का जो पोजीशन है वो बढ़ा भी है। और ध्यान रखना है, भारत हमेशा रूल बेस्ड सिस्टम चाहता है इन द गवर्नेंस ऑफ इंटर ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। चाहे इंटर ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, ठीक है, भारत रूल बेस्ड सिस्टम चाहता है, किसी का डोमिनेशन नहीं चाहता है। ये बातें हो गई। और अभी कुछ रिसेंट कंटेस्ट देखे, और एक फैक्ट याद रखना है आपको कि भारत की जो पोजीशन है इंटरनेशनल ट्रेड के लेवल पर वो भी बढ़ती दिख रही है। कैसे? वो ऐसे कि भारत लगभग जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में लगभग 60%, मतलब टोटल जीडीपी में जो सर्विस सेक्टर का योगदान है वो 60% है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत टोटल एक्सपोर्ट्स में से जो सर्विस एक्सपोर्ट करता है वो 40% है। ये थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ रिसेंट कंटेक्स्ट की इंडिया और डब्ल्यूटीओ के एस्पेक्ट में, तो ये ध्यान रखना है पीस क्लाउज के बारे में। ये पीस क्लाउज क्या है? तो पीस क्लाउज को आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए एक चीज़ आपको जाननी होगी कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक प्रोविज़न है, नियम है कह लो। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी कंट्रीज है ना, एक तो आपका डेवलप्ड हो जाएगा, एक हो गया आपका डेवलपिंग कंट्री। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो उसका या उसके वैल्यू का मतलब 10% अगर हम निकालें उसके वैल्यू का, लेट से कि 100 करोड़ का वैल्यूशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज किसी एक ने किया है,
तो 10% निकाले तो 10 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते अपने फार्मर्स को। वहीं पर जो डेवलप कंट्रीज का लिमिट है वो है 5%। ठीक है, 5% है। तो भारत जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपने फार्मर्स को, पहले तो चलो ठीक है 10% कोटा ब्रीच नहीं होता था, लेकिन अब जो है भारत का जो 10% लिमिट है वो ब्रीच हो गया है। ब्रीच हो गया मतलब भारत जो है 10% से ज़्यादा सब्सिडी देता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि WTO के प्रोविजंस का एक प्रकार से वायलेशन हुआ। तो भारत ने बोला कि भाई साहब ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम नहीं मानेंगे इसको, तो इसका कोई दूसरा उपाय निकालिए। क्योंकि डेवलप कंट्रीज का भले ही लिमिट 5% है, लेकिन डेवलप कंट्रीज का कंटेक्स्ट तो देखो। एक तो उनका इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है ना। तो उनका 5% भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा कंटेक्स्ट ये भी है कि भारत जो है वो सब्सिडी क्यों देता है फार्मर्स को, ताकि फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बने रहें। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा फूड सिक्योरिटी इंश्योर रहेगा। अब पता चला कि हम MSP दे ही नहीं रहे हैं, या फिर MSP कम कर दे, तो फिर फार्मर्स विल बी डिसइंसेंटिवाइज्ड कि वो प्रोडक्शन करे। हो सकता है फिर वो दूसरे सेक्टर में चले जाएं। तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है? भारत ने बोला नहीं भाई साहब, ये नियम तो नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई इंडिया ने पीस क्लाउज के कंसेप्ट की बात रखी। तो ये पीस क्लाउज ये है, और पीस क्लाउज पर सहमति भी बढ़नी थी। और पीस क्लाउज के अंतर्गत ये है कि चलो ठीक है, लेट्स से कि 10% से ऊपर भी ब्रीच होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्सिडी देना बंद कर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, भारत को हरी झंडी मिल गई कि आप 10% से ज़्यादा भी सब्सिडी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पीस क्लाउज नो कंट्री वुड बी लीगली बेयर्ड फ्रॉम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, क्योंकि भारत बहुत सारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाते हैं, इवन अगर सब्सिडी लिमिट्स को ब्रीच भी करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारत ने जो सब्सिडी दी थी वो टोटल 13.7% हो गया, जबकि परमिटेड कितना है 10%। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अब क्यों ब्रीच हो गया इसके पीछे कहानी है वो आप भी समझ सकते हो। एक्सेस सपोर्ट मेजर्स प्रोवाइड की जाती हैं फार्मर्स को। ठीक है, क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स है वो फुलफिल हो सके। नहीं तो फार्मर्स डिसइंसेंटिवाइज होंगे तो फिर हो सकता है वो प्रोड्यूस ना करे, हो सकता है प्रोडक्शन में दिक्कतें आ जाएँ। और वैसे भी आप देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज सबकी अपनी ही समस्या चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स, कि भारत जो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम चलाता है। मतलब यह है कि अनाजों को बफर के रूप में स्टोर करता है, ताकि हो सकता है कोई डिजास्टर अगर हो तो उस समय हमारे पास इनफ फूड हो, ताकि हम अपने अनसर्टेन टाइम में अपने फूड सिक्योरिटी को फुलफिल कर सकें। इसलिए भारत जो है किसानों से ये सब खरीदते हैं अनाज को, है ना। ये बातें हो गई। और वैसे भी एक और पर्पस है खरीदने का कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं अनाज को अंडर द PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन, टू द पुअर। उसके बाद देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ, भारत जो है अपने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या है कि इस प्राइस के नीचे जो प्रोडक्ट है फार्मर्स के वो नहीं बेचे जाएंगे। जैसे वीट है, लेट्स से कि वीट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 20 रुपये पर केजी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तो कोई भी व्यक्ति इंटरमीडिएट 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता इनके प्रोडक्ट को। ठीक है, हो सकता है मार्केट वैल्यू 20 से नीचे गिर गई, तब क्या करेगा, तो गवर्नमेंट जो है प्रोक्यूर कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है भाई साहब हम प्रोक्यूर कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट को, लेकिन आपको 20 से नीचे नहीं बेचने देंगे। ऐसा कुछ रहता है MSP में। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो ये है आपका सेकेंड सेशन ऑफ
7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया, जो आपका WTO में कंक्लूड हुआ था। बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है तो देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या भारत ने इनिशिएटिव लिया, एक तो है सिंगल विंडो इंटरफेरेंस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, मतलब ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि कुछ गिने चुने इम्पोर्टर्स, देर विल बी ए क्रिटेरिया फॉर सेलेक्टिंग दैट इम्पोर्टर्स, कि लेट्स से कि अब कोई इम्पोर्टर है, उसने दूसरे देश से प्रोडक्ट मंगाया, अब पता चला कि जो पोर्ट है वहाँ पर सिर्फ आके अटका हुआ, क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा है ना, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए अटके हुए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि प्रोडक्ट भले ही पोर्ट्स के पास मौजूद है, लेकिन वो जिस टाइम पर ज़रूरत थी प्रोडक्ट्स की, हो सकता है कोई कंपनी इंतजार कर रहा हो रॉ मटेरियल्स का कि आएगा तो हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पता चला 5 दिन इधर लग गया और 5 दिन इसको अंदर, मतलब देश के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचाने में लग गया था 10 दिन। तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है जो कस्टमर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, या फिर प्राइस सर्ज हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो ये दिक्कत होती है। तो अगर हम टाइम को कम कर दे, यानी कि यहाँ जो 5 दिन का क्लियरेंस लग रहा है कि भाई साहब मंगाया मैंने, यहाँ पोर्ट पर रखा, सारा क्लियरेंस होने में 5 दिन लग गया, तो उसको कम करके 2 दिन कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि सर्विसेज इंप्रूव होंगे, टाइम एंड कॉस्ट भी कम होगा इम्पोर्टर्स के लिए, कंजेशन भी होगा पोर्ट्स का, और ऐसे में क्या होगा, ट्रेड भी फैसिलिटेट होगा। उसी प्रकार से जाने के लिए भी है ना, तो आने के लिए है तो जाने के लिए भी। तो एक है आपका डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, तो डायरेक्ट पोर्ट एंट्री मतलब क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बने ना, उसको डायरेक्टली कंटेनर में बंद करके पोर्ट के पास पहुंचाओ। ठीक है, ताकि फास्ट तरीके से उसकी शिपिंग हो सके टू द डेस्टिनेशन। उसके बाद GST लाया गया, तो ये सब कुछ बातें हैं। उसके बाद FDI रिजीम को लिबरलाइज किया गया, है ना, और भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुई, सब चीज़ें हैं। और एक बात और भी है कि भारत ने प्रपोज किया था जो ट्रिप्स के सर्टेन प्रोविजंस को टेम्पोररी रूप से वेव करने के लिए, क्यों, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को एसेस कर सके। तो ये सब बातें हैं। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैंने आपको बता दिया ट्रिप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डील करने के लिए देयर इज ए ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब देयर इज ए एग्रीमेंट, वो WTO के अंतर्गत ही है, उस एग्रीमेंट का नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये बातें नहीं कर कर आती है। तो ये हमने देखा। तो आप देख सकते हो, कोविड-19 जब काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, तो भारत और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था कि ये जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इसके प्रोविज़न पर टेम्प्रोरी वेवर लगाया जाए। क्यों वेवर लगाया जाए, ताकि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, उनको भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन मिल जाए, और वो कोविड-19 से लड़ सके। नहीं तो क्या होता है कि लेट्स से कि कोई कंपनी ने वैक्सीन बनाया, अब कंपनी का तो अपना IPR हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब किसी दूसरे कंपनी को अगर बनाना है किसी का कॉपी, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं बना सकता। तो क्या होता है ना, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है वो जनरली फ्री का तो परमिशन नहीं देंगे, तो पैसे मांगते, रॉयल्टी मांगते, और रॉयल्टी होती काफ़ी ज़्यादा है इनकी अमाउंट में, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वैसा वेवर कर दो, ताकि हमें परमिशन मिल जाए प्रोडक्शन करने की, और हम इस गहन बीमारी से फाइट कर सके। तो ये कुछ था, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया था, वही बात यहाँ पर कही जा रही है।
बाकी आप देख लो वे फॉरवर्ड में वही है कि भाई साहब कि थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ को भी अपडेट होने की ज़रूरत है। जो लोकल मार्केट है डेवलपिंग कंट्रीज का लेट से, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अगेंस्ट द फॉरेन गुड्स। ठीक है, वैसे में बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो है कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन द डब्ल्यूटीओ। उसके बाद डब्ल्यूटीओ को मॉडर्नाइज करो, जिससे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से ई कॉमर्स या डिजिटल ट्रेड का प्रोविजन बढ़ता जा रहा है, सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है ना, डिजिटल सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, फिल्म मूवी बहुत सारी चीज़ें, तो आने वाले समय में सर्विसेज पर भी देखना आप बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्योंकि अभी तो गुड्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना, उस पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, लेकिन आज आने वाले समय में सर्विसेज के मुद्दे पर भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज को एज सच, खासकर डिजिटल सर्विसेज को है ना, एज सच उतना ज़्यादा टच नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये मैं कह सकता हूँ कन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूटीओ को री इनविगोरेट किया जाए ना, यानी कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो डब्ल्यूटीओ से परे है, जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा ले लो, ट्रेड एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने की बात कर लो, तो इन सब पर भी डब्ल्यूटीओ को फोकस करने की ज़रूरत है ना, सिर्फ ट्रेड ट्रेड नहीं होना चाहिए। कि आप देख लो जब ट्रेड होता है तो शिप के माध्यम से प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सब भी तो रहती है ना, साउंड पोल्यूशन, पता चला कि खाना पीना एक्सक्रीशन सब इधर ही हो जाता है, तो ऐसे में जो मेराइन हैबिटेट है उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इन सब एस्पेक्ट पर कौन ध्यान देगा। उसके बाद ट्रस्ट बिल्टअप करिए, सब बातें। तो हमने डब्ल्यूटीओ को कंप्लीट किया। हाँ, इन एक बात ध्यान रखना है, भारत की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है। अब आपको बताना है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कौन बनाता है, और दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बस यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी आपको खुद जाके देखना है। कि पहली बात तो ये कि भारत ने टारगेट रखा है कि बाय 2030 हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो $2 ट्रिलियन का होगा। यस, $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हम करेंगे बाय 2030। दूसरा है, जो रुपी है उसको ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम ट्रेड करते हैं अभी डॉलर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो बहुत सारे देशों के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे ताकि वो रुपी को एक्सेप्ट करे। ठीक है, ताकि हमारा जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन हो सके, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर हमारे रुपी का प्रेजेंस भी बढ़ सके। ठीक है, एक समय आप समझो कि डॉलर भी इतना कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन आज देख लो डॉलर इतनी ज़्यादा अहमियत है कि मोस्टली जो कंट्रीज है डॉलर में ही ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो क्या पता भविष्य में भी रुपी पोजीशन पर आ जाए, कौन देखने गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया भाई। अब थोड़ा सा अगर आपको थकावट सब लग रही है तो पानी वानी पी लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ चलेंगे। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, पहली बात तो यही कि इसमें तो भारत की मेंबरशिप है ही नहीं, भारत ने इसे ज्वाइन ही नहीं किया है। यहाँ पर क्या देखेंगे, थोड़े से बेसिक्स को हम देखेंगे आईसीसी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे भारत ने क्यों नहीं ज्वाइन किया है। उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एम्स देखेंगे, क्योंकि उसके लिए सच कुछ पॉइंट्स होंगे तो देख लिया जाएगा, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। तो कंटेक्स्ट क्या है क्या नहीं, वी नो नॉट टू रिमेंबर बिकॉज पुराना कंटेक्स्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर एक कोर्ट बनाई गई है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग, हैग कहाँ है, नीदरलैंड में। मैप खोलकर आप देखिए हैग कहाँ है और नीदरलैंड को देखिए, और अभी से ही तैयारी करिए कि नीदरलैंड के आसपास कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको दिया बार कर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो चीज़ें याद भी नहीं होती। धीरे 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 दिमाग में कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में ऑब्जर्व होगी तो चीज़ें याद भी होने लग जाएगी, है ना। एक ही बार पढ़ोगे छक्के पुराने की बात करोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, इस करिए ताकि दिमाग पर छाप बन जाए। तो ये बातें हो गई। तो 1998 में ये आपका एग्जिस्टेंस में आया रोम स्टेट्यूट के माध्यम से, है ना।
अगर पूरी दिया जाए रोम स्टेट्यूट डील्स विद तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नॉट द आईसीजे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन की एक आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, उसमें से एक है आपका आईसीजे, है ना। लेकिन आईसीसी सेपरेट कोर्ट है, ठीक है। हालांकि दोनों का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में ही है। और ये फंक्शनिंग कब से शुरू कर दी थी? 1 जुलाई 2002 से, व्हेन द स्टेट्यूट कैम इनटू द फोर्स। कहा जाता है कोर्ट ऑफ लास्ट रिजोर्ट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 4 इंपॉर्टेंट क्राइम के एस्पेक्ट्स को डील करता है। अगर कोई पर्सन जेनोसाइड से रिलेटेड कन्विक्टेड है, या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, या वॉर क्राइम्स, या फिर क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, तो फिर यहाँ पर उसको पनिश करवाया जा सकता है, ठीक है। रोल्स एंड फंक्शंस में वही है, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो क्या करेगा, सज़ा देने का काम करेगा, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल क्राइम किया है तो फिर उसको सज़ा भी मिलेगी। और साथ ही साथ टू प्रिवेंट इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब हुआ एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर कहीं से बच गया तो इस कोर्ट में नहीं बचेगा, इस कोर्ट में उसको सज़ा मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि दोषी को पनिशमेंट्स दी जाएंगी। साथ ही साथ टू रिजॉल्व द लिमिटेशंस ऑफ एड हॉक, और ऑल्सो इट रिकोगनाइजेज द रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 4 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स को डील करता है, मैंने आपको बता दिया। अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है जेनोसाइड का, या फिर वॉर क्राइम से रिलेटेड, या फिर ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी कोई क्राइम किया होता है ना, बहुत सारे टेररिस्ट क्या करते हैं, है ना, कि पूरे ह्यूमैनिटी को नुकसान करने का प्रयास करते हैं, उन सबको यहाँ पर डील किया जा सकता है। उसके बाद क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। लिमिटेशन की बात करें तो लेजिटिमेसी वीक है, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ यूएनएससी मेंबर्स, कहा जाता है कि यूएनएससी मेंबर्स का प्रभाव यहाँ ज़्यादा रहता है। वाइसनेस भी देखने को मिलती है ना, क्योंकि कहा जाता है कि वेस्टर्न प्रभावित होते हैं, ठीक है, बाइस्ड होते हैं इन फेवर ऑफ पावरफुल कंट्रीज अगेंस्ट। उसके बाद प्रोसीजरल चैलेंजेज हैं। प्रोसीजरल चैलेंज मतलब पूरा केस इनिशिएशन से लेकर फाइनल पनिशमेंट तक काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, डिले होती है, टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड। तो ये बातें हो गई, है ना, ये हमने देखा। अब बात करते हैं इंडिया और आईसीसी। तो इंडिया और आईसीसी में बस वही है कि भाई साहब इंडिया साइन नहीं किया है। क्यों साइन नहीं किया है? तो भारत कुछ अपने कारण बताते हैं। पहली बात तो बोलता है भारत, यूएनएससी मेंबर्स का प्रभाव यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूएनएससी मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि वो कोर्ट में जो मामले हैं वो रेफर करने के, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला जाता है कि जो आपका डेफिनेशन ऑफ क्राइम में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्स मतलब इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि भारत जो है इसको इंक्लूड करने की बात करता है। आईसीसी के एम्बिट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंक्लूड नहीं किया गया, हमने पढ़ा भी अभी, है ना। लेकिन भारत बोलता है कि इसको इंक्लूड करिए। साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट को ये अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज हो सकता है कि इट में इम्पैक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। टू मच पावर टू द प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो सज़ा देने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दे रखी है, मतलब इंडिपेंडेंट पावर काफ़ी ज़्यादा है। ये सब बातें बोली गई है। हालांकि उतना ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, आएगा तो बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, ठीक है। वे फॉरवर्ड वही है कि जो आईसीसी है उसको फेयर होना चाहिए। भाई साहब किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए फेयरनेस तो होनी चाहिए ना, फेयरनेस होनी चाहिए और इक्विटेबल जस्टिस होनी चाहिए, सब बातें, इंटरनेशनल सोशल जस्टिस हो, ताकि इसकी लेजिटिमेसी और वर्क बढ़े। और साथ ही साथ आईसीसी के इम्पैक्ट को या प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा करना है, तो जो भी इसके मेंबर नेशंस है उसको क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ेगा इन सपोर्टिंग द कोर्ट टू प्रोवाइड इंटरनेशनल जस्टिस, along with
मेंबर स्टेट शुड एक्टिवली इनकरेज कोऑपरेशन विद आईसीसी। ठीक है, और जो ह्यूमन राइट्स का डिफेंड करते हैं तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये बातें हो गई भाई, उतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो थी नहीं, और मुझे इसकी रिलेवेंसी कम लगती। कहने का मतलब अगर हम बोले यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से तो 2 स्टार। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने प्रीलिम्स में तो बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, पढ़ी होगी, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो थोड़ा कहानी मैं आपको बता ही दिया हूँ शुरुआत में, फिर से मैं बता देता हूँ कि 1944 में, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा था, तब जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, वो बिखरे पड़े थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब कैसे रिहेबिलिटेट करे, कैसे अपनी इकोनॉमी को सुधारे, कैसे गरीबी हटाए, कैसे जो जटिलताएं बढ़ गई है उसको कम करे, पैसे की ज़रूरत है, कौन मदद करेगा, ये सब सवाल आ रहे थे। तो दूसरी बात ये भी था कि भाई साहब इस प्रकार की स्थिति दोबारा ना आए, तो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन सब तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इसी प्रिंसिपल्स के आधार पर कंसेप्ट निकल कर आता है कि चलो भाई साहब रिहेबिलिटेशन या फिर मनी सब की ज़रूरत है तो हम एक बैंक के बना देते। तो उस बैंक का नाम वर्ल्ड बैंक आ गया। चलो इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आईएमएफ बना देते, तो आईएमएफ आ गया। एक बात तो डब्ल्यूटीओ की भी बनाने की हुई थी, लेकिन यूएस सहमत नहीं हो सका, तो डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में नहीं आया। लेकिन वही बात है कि ज़रूरत पड़ने पर वो एग्जिस्टेंस में आ ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दैट्स वाई 1995 में वो भी एग्जिस्टेंस में आ गया, भले ही उससे पहले जीएटीटी कार्य कर रही थी। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के फंक्शन को देख लो, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, आप देख लो ना, भारत को डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट सेक्टर के लिए फाइनेंस मिलता है। कोविड-19 के लिए भी भारत को फाइनेंस मिला था। ठीक है, साथ ही साथ कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो फंडिंग की ज़रूरत है, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर देता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड करता है, ताकि इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमी मजबूत हो सके। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, ये आपका इससे क्या निकल कर आया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ठीक है, ये बात हो। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशन से बना है। पहले तो है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं बेसिकली, लेकिन वर्ल्ड बैंक इज़ बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एंड ग्रुप ऑफ व्हाट, 5 ऑर्गेनाइजेशन। एक तो आपका आईबीआरडी है, इसका काम क्या है, डेप्ट फाइनेंसिंग करना गवर्नमेंट्स को, खासकर मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्री। उसके बाद आईडीए, नाम से पता चल रहा है आईडीए क्या करता है, कि वैसे भी जो पूरेस्ट कंट्रीज है ना, उनको असिस्ट करता है, कैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देके, लोन प्रोवाइड करके, वो भी इंटरेस्ट फ्री। ये पुअरेस्ट है तो लोन देने में भी सामर्थ्यवान, मतलब इंटरेस्ट देने में भी सामर्थ्यवान नहीं होंगे, तो इसलिए इसको इंटरेस्ट फ्री लोन सब दिए जाते हैं, क्रेडिट दिए जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो ग्रांट भी दिए जाते हैं। ग्रांट मतलब क्या है, फ्री में पैसे दे दो, इसको वापस करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपका लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या है, इसका काम है आपका प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना, है ना। यानी कि यूँ कह सकते हो कि जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, प्राइवेट फर्म्स को प्रमोट करना, अगर प्राइवेट फर्म्स को पैसे की ज़रूरत है तो वो बेसिकली पैसे भी प्रोवाइड कर सकता है ना। जैसे आईएफसी का बॉन्ड आपने सुना होगा, तो वो सब भी है। उसके बाद मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या करता है, ये बेसिकली बोलता है भाई साहब ठीक है, एक कंट्री है, कंपनी है वहाँ पर, अब हो सकता है वो दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, खूब पैसे लगा रही है, कंपनी बना रही है, एक्विजिशन कर रही है, जो भी करना कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लेकिन क्या गारंटी है यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, है ना, और इनके सारे पैसे बर्बाद हो जाए, क्या गारंटी है। तो ऐसे में आपका मीगा आता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये बोलता है कि वैसे आप धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, एफडीआई करो डेवलपिंग कंट्रीज में,
ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, रिड्यूस पॉवर्टी हो सके, पीपल लाइफ्स इंप्रूव हो सके। बाकी हम है ना, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो हम बीच में टपक पड़ेंगे। उसके बाद आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाती है, लेट्स से कि इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हो जाती है, तो देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ कंसिलेशन आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली कंसिलेशन आर्बिट्रेशन बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मेन फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो सिंपल सा है, फाइनेंसिंग द कंट्रीज, लो इंटरेस्ट पर लोन देना, जीरो इंटरेस्ट पर क्रेडिट भी दिए जा सकते हैं, ग्रांट भी दिए जा सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद वेरियस एंटिटीज, ताकि प्रॉपर एडवाइस दिया जा सके, रिसर्च एंड एनालिसिस किए जा सके इकोनॉमी की। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत बार वर्ल्ड बैंक जीडीपी फोरकास्टिंग करता है डिफरेंट कंट्रीज की इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। तो ये सब आपका इसी के माध्यम से होता है। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की हो तो वो भी है। इट ऑफर्स एडवाइस ट्रेनिंग फॉर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। एंड गोल्स की बात करें तो ये देख लो, ये ध्यान रखना है गोल्स को, एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको 2030 तक अंत करना है, और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना है। तो एक तो पॉवर्टी जब खत्म होगी तो जाहिर सी बात है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी प्रमोट होगी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इस कंटेक्स्ट में लिया गया है कि इनकम ग्रोथ होना चाहिए खासकर बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन एवरी डेवलपिंग कंट्री। मतलब आप समझो, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आप देखो नीचे जो है ना, नीचे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो भले ही जो पीपल वो रीच होते जाएंगे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन लिमिटेड होगी। तो अगर वेल्थ की बात करें तो मान के चलो कि ऐसे है ना, वेल्थ की बात करें तो इनके पास इतना है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो इतना है। लेकिन यहाँ पर देखो, डेवलप मतलब पूरर की, तो पॉपुलेशन आपका इधर है, और वेल्थ की बात करें तो आपका इतना सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेल्थ है वो आपके रिच पर्सन्स के हाथ में कंसंट्रेटेड है। ये कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो जब वर्ल्ड बैंक बना तो भारत भी फाउंडिंग मेंबर था, आईएमएफ भी बन रहा था, तो जाहिर सी बात है वहीं से निकल कर आया था, भारत ने भी रिप्रेजेंट किया था, दैट्स वाई कहा जाता है फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर मतलब जब ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे होते हैं तो वही कॉन्फ्रेंसेस सब होते हैं, तो शामिल अगर भारत होता है तो फाउंडिंग मेंबर हो गया, और कोई बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंडिया वाज वन ऑफ द 17 कंट्रीज जिसने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का एजेंडा प्रिपेयर किया कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किस मकसद से बैठे हैं, सिर्फ चाय पानी पीने तो बैठे नहीं है। तो आखिरकार क्या मुद्दा होना चाहिए, किस बात पर डिस्कशन होना चाहिए, वो है आपका एजेंडा। तो भारत ने कंट्रीब्यूट किया, और ये जो आपका है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये पहली बार भारत ने ही सजेस्ट की थी टू द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, कोविड-19 पैंडमिक के दौरान वर्ल्ड बैंक ने खासकर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। यहाँ पर एक आध अमाउंट है लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, इमरजेंसी लैंडिंग दिया कोविड-19 के दौरान, ठीक है, ताकि आप मेंस में ऐड कर सकें। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट जो वर्ल्ड बैंक और इंडिया के कंटेक्स्ट में हुए हैं, तो $750 मिलियन का एग्रीमेंट भारत ने साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर एमएस। कहने का मतलब ये हुआ कि एमएसएमई, ये आपका कितना $1 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ। तो ये सब बातें, बाकी मैंने इसको काट इसलिए दिया है कि इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। ध्यान रखना है वही कि कोविड-19 के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक ने किया। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक भारत के बहुत सारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, टू हेल्प द पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड, मॉनेटरी असिस्टेंस कह लो, या फिर आपका अदर असिस्टेंस। तो इन सब से आपका वही है, इंश्योरिंग फूड हो जाता है, सोशल इंश्योरेंस, कैश सपोर्ट सब देखने को मिल जाती है। तो ये हमने वर्ल्ड बैंक को
कवर कर लिए। नाउ वी विल मूव टू द IMF। ये भी ब्रिटेन रूट कॉन्फ्रेंस का ही आउटकम है, ठीक है। इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर होगा। 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और कहा जाता है कि 1936 में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी उसके बाद IMF की नींव रखी गई। वो तो बात है ही भाई। तो इसका एम क्या है? ग्लोबल पॉवर्टी को कम करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फंक्शंस ऑफ IMF की बात करें तो लैंडिंग टू द कंट्रीज, जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ ओवरसीइंग द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर कंट्री, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमिक्स। कैसे? तो लेट से कि भाई साहब इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में झेला। अब भारत क्या है कि IMF के पास गया, दे रे बाबा दे, हमें कुछ लोन दे। तो IMF ने बोला कि भाई साहब हम आपको तो देंगे, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो सर्टेन कंडीशन क्या है रे बाबा, बता। तो IMF ने बोला कि भाई साहब ठीक है, आपको ये है कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। FDI सब आए, इस प्रकार से आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सब बनानी होगी, तब जाके हम लोन देंगे, नहीं तो आप ऐसे ही रहिए। तो अल्टीमेटली भारत को तो ज़रूरत थी, तो अल्टीमेटली बात माननी पड़ी। तो एक प्रकार से मान के चलो, इनडायरेक्ट प्रेशर कह सकते हैं कि IMF ने बनाया रिफॉर्म्स के लिए। तो इनडायरेक्टली मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमिक्स हो गई, है ना। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब समझते हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि जब भी हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं प्लस प्लस, है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, माइनस माइनस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक मेथोडोलॉजी होता है कि मान के चलो कि एक बक्सा है, मतलब पिगी बैंक कह लो, उसमें हमारे पास पैसे रखे हुए हैं फॉरेन ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? हो सकता है हमारे पास वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस ना होते हो, है ना, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल वेजिटेबल प्रोड्यूस नहीं होते हो, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है पेट्रोल डीजल हम उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हो, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस बक्से से खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस बक्से से अगर हम खर्च करेंगे फॉर फुलफिलिंग आवर इम्पोर्ट, तो जाहिर सी बात है बक्से में पैसे आना भी चाहिए। लेकिन 1991 से पहले भारत ने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी, जिसको आप कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। यानी कि हम इंपोर्ट तो करेंगे, मतलब हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन से तो उतनी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं होती थी, और इंपोर्ट तो जाहिर सी बात है सर्टेन नेसेसरी आइटम्स का करना ही होता था। तो ऐसे में क्या है कि हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व होती थी वो उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन में नहीं होती थी, मतलब उतनी ज़्यादा रिजर्व नहीं होती थी जो हमारे इंपोर्ट के नीड को फुलफ़िल करे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये फॉरेक्स रिजर्व भारत का ख़त्म होने लगा। तो अल्टीमेटली इंपोर्ट, खासकर नेसेसरी आइटम को इंपोर्ट करने पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगी, क्योंकि पैसे तो बचे नहीं, है ना, पिगी बैंक में। तब भारत IMF के पास अप्रोच किया कि भाई साहब हमें आप असिस्टेंस दो, और हम इकोनॉमिक लिबरलाइज करेंगे। तो इकोनॉमिक लिबरलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो दरवाजे हमने लगा कर रखे थे, है ना, फॉरेनर्स के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका ट्रेड प्रमोशन हो, उस दरवाजे को हम हटा देंगे या खोल देंगे या हल्का बंद करके रखेंगे, है ना। तो ये कुछ भारत ने स्टेप्स लिया। तब आपका LPG रिफॉर्म्स हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बहुत सारे अपने कंटेक्स्ट है ना, वो सब बातें हैं। तो ये हमने बता दिया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलो ठीक है भाई साहब कि हम IMF के पास गए, तो क्या IMF जो है अपने पैसे हमें निकाल के देता है? नहीं, ये अपने पैसे हमें निकाल के नहीं देता, हमारे ही पैसे हमें निकाल कर देता है। कैसे?
बेसिकली जब कोई देश मेंबर बनता है आईएमएफ का, तो उसको सर्टेन मनी, चीज़ कह लो या कैपिटल कह लो, डिपॉजिट करना पड़ता है आईएमएफ में, और वही जो है आपका कोटा बन जाता है। तो अल्टीमेटली वो कितना डिपॉजिट करेगा, उसका कोटा क्या होगा, वो डिपेंड करती है कि उसका जो रिलेटिव पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या है। जैसे यूएस की बात करें तो उसका जो रिलेटिव पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जीडीपी के टर्म्स में, इकोनॉमिक ओपननेस के टर्म्स में, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व्स के टर्म में। इसलिए उसका जो कोटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, अप्रोक्स 16-17% है। और जिसका कोटा ज़्यादा है उसको वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा दी गई, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यूएस को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो यूएसए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आईएमएफ से पैसे निकाल सकता है। हालांकि इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अपने लिमिटेड कोटा के अंतर्गत जो एलोकेट हुआ है उतना ही मिलेगा, यूएस को भी उतना मिलेगा, लेकिन उसका कोटा काफ़ी ज़्यादा है, कोटा शेयर काफ़ी ज़्यादा है, 16%। इंडिया का कितना परसेंट है वो ध्यान में नहीं है, अब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो फाइंड आउट करके। तो वही बात है, देख सकते हो जो मेंबर कंट्रीज है ऑफ द आईएमएफ पे देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसको कोटा कहते हैं, व्हेन दे बिकम मेंबर। और जो भी मेंबर्स है उसको कोटा असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और उसके बाद कंट्री जो है वो पैसे निकाल सकते हैं अगर उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी भविष्य में होती है तो। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग कोटा फार्मूला है वो, उसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं बस ये ध्यान रख लो। एक तो जीडीपी को देखते हैं, ओपननेस को देखते हैं, वेरिएबिलिटी को देखते हैं, और इंटरनेशनल रिजर्व को देखते हैं, और सबका वेटेज देख लो। जीडीपी का वेटेज 50%, ओपननेस 30%। फैक्ट याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है सिर्फ जीडीपी को हाईएस्ट वेटेज है। 1, 2, 3, 4, 4 हो गया ना, 50, 80 और 20, 100, 100% है ना, ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इंडिया एंड आईएमएफ की, तो जाहिर सी बात है आईएमएफ ने भारत की मदद की टू डील विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, जब भारत ने ये क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 वाला देखा था, तब उसके बाद ये भी आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब जब भारत की फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी 1990s के दौरान, तो भारत ने इमरजेंसी लोन मांगा आईएमएफ से लगभग $2.2 बिलियन का फ्रॉम द आईएमएफ। और उसके लिए भारत ने 67 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स कोलेट्रल के रूप में रखा था। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात भी भारत ने की थी कि वैसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, इंक्लूडिंग डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट कम करेंगे, है ना। बिकॉज डेफिसिट जब बढ़ता है तो मान के चलो कि हमें अब इसमें बोरोइंग करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा डेफिसिट उतनी ज़्यादा बोरिंग, और बोरिंग अगर हम ज़्यादा करेंगे इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करेंसी वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा, है ना। तो फिर बाद में वो दिक्कत आ सकती है। तो वही बात होगी ना, आप 100 रुपया बोरो करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता चला कि 1 लाख करोड़ बोरो कर लो तो फिर देने में भी आफत लगेगी। तो आईएमएफ कोटा एंड इंडियाज इंटरेस्ट, तो आईएमएफ कोटा, हालांकि कहा जाता है कि चलो आईएमएफ ना सही तो भारत को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे पैसे ले सकता है, क्योंकि वहाँ से भी पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें आईएमएफ कोटा की, तो वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आईएमएफ ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है हर देश का इक्विटेबल कोटा तो डिसाइडेड नहीं है। जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया, जिसकी जितनी रिलेटिव पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में रही, उस हिसाब से उस उसने कंट्रीब्यूट किया और उतना ही वो विद्रॉ करने की ताकत रखता है। वैसे में
मैंने आपको बताया भी है, शेयर देख लो। यूएसए का जो कोटा है वो 17% है, जापान का दूसरे नंबर पर भी, चाइना का तीसरे नंबर पर, सोच लो चाइना। और कुल मिला के जो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज का जो कोटा है, जो भी 7-8 डेवलप्ड कंट्रीज गिने चुने होंगे, है ना, वो पूरे डेवलपिंग कंट्रीज के कोटा के बराबर आ जाती है। आप सब समझो, मतलब लेट्स से कि अगर 10 कंट्रीज के आसपास कैलकुलेट करें और बाकी जो भी मेंबर्स है आईएमएफ के, उनके कोटा को ले, तो आप समझो कि दोनों बराबर आता है, तब जाके कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर आप देखो, है ना, इन प्रेजेंट टाइम डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड लेस देन हाफ द ओवरऑल कोटा। तो क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक तो ये है कि कंटेंशन ऑन वोटिंग राइट्स। तो कंटेंशन ऑन वोटिंग राइट्स वही है कि भाई साहब अभी वोटिंग राइट्स कैसे काम करती है कि जिसका जितना ज़्यादा कोटा उसको उतना वोटिंग राइट्स का पावर, है ना। तो जैसे यूएसए का 17% कोटा है, तो वोटिंग राइट भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूएस के पास है। तो इसका मतलब कुछ ही गिने चुने कंट्रीज आईएमएफ के डिसीजन को रेगुलेट करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज का उतना स्कोप कहाँ रखा गया। जो डेवलप कंट्रीज है या फिर जिनकी वोटिंग शेयर काफ़ी ज़्यादा है, वही पूरे इस आईएमएफ के सिस्टम को किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, ये सब डिसाइड करते होंगे, इसका मतलब है। और साथ ही साथ जब लोन देता है आईएमएफ तो बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशंस लगाता है, ठीक है। तो इट में हर्ट द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। और देखने को मिलता है ना, बहुत सारे कंडीशन लगा देंगे कि ये करो वो करो वो करो वो करो, पैसा लोन देना था। तो उसके बाद हेजेमनी ऑफ डेवलप कंट्री जो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद रिफॉर्म्स इनिशिएट करने में या इम्प्लीमेंट करने में इन द आईएमएफ डिले होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट से कि 2010 में आईएमएफ रिफॉर्म्स सजेस्ट की गई थी, इसको अप्रूव किया गया बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा, और अल्टीमेटली 2010 के बाद 2016 में ये इम्प्लीमेंट हुई, ठीक है। क्यों? बिकॉज यूएस कांग्रेस का विरोध कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। जबकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एज पर द टाइम के अनुसार चलने चाहिए, कि अगर ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं तो इनको भी उस बदलाव को अडोप्ट करना पड़ेगा। आप देख लो, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देगी, अगर यूएन साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को डील नहीं करेगी, तो भविष्य में यूएन की रेलिवेंसी पर ही सवाल खड़े हो जाएगा ना, ये बात है। उसके बाद देखो आप, क्या नीडेड रिफॉर्म्स है। तो नीडेड रिफॉर्म्स में वही बोला जाता है, एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा किया जाए, या फिर एक बोला जाता है कि जो न्यू कोटा फार्मूला रिकमेंड की गई कोटा फार्मूला रिव्यू ग्रुप के द्वारा, उसको अडॉप्ट किया जाए, है ना। और एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि जो आपका टोटल कोटाज है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि फंड का जो साइज है उसको ही ओवरऑल एक्सपेंड कर दिया जाए, यानी कि अभी जो 150% है उसको 150% कर दिया जाए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, है ना। ये बात है। तो लगे कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा हुआ है, वोटिंग शेयर का भी हुआ है। और इसके बाद गवर्नेंस रिफॉर्म। तो कंक्लूजन वही है कि इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिकल कंपटीशन, आईएमएफ को सिर्फ सुपिशियली, मतलब सुपरफिशियली बैठ के नहीं रहना होगा। जो एसिमेट्रिक पावर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं आईएमएफ में, उसको बदलने की ज़रूरत है। आउटडेटेड कोटा सिस्टम को अपडेटेड कोटा सिस्टम में लाना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेबली, आईएमएफ विल लूज द रेस। हम बोलते हैं ना विन द रेस, स्लोली एंड स्टेबली, बट यहाँ पर आईएमएफ स्लोली एंड स्टेबली विल लूज द रेस, मतलब इरेलेवेंस हो जाएगा इनडायरेक्टली कहो तो। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्मॉलर टॉपिक्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है थोड़े से इसके फंक्शन, जो कि वैसे भी आप लिख ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा आइडिया बस ध्यान रखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी मान लो, है ना, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन। बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, थोड़े फास्ट हो जाते हैं तो
ठीक है। और इसका काम क्या है, नाम से ही काम पता चल रहा है क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब एंड ऑल्सो ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं होता है तो वहाँ पर ये टपक पड़ेंगे और अल्टीमेटली ये रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई साहब ह्यूमन राइट्स पर ध्यान दो। ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें तो वही है, देख सकते हो आप, टू प्रिवेंट एंड अपोज ह्यूमन राइट वायलेशन, सिस्टमेटिक वायलेशन हो या फिर कंसर्न्स रेज करना रिगार्डिंग दिस वायलेशन। ठीक है। अब ह्यूमन राइट वायलेशन ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भाई साहब पीपल ही वायलेट करते, कभी कभी आप देखोगे तो स्टेट भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। जैसे एक आरोप लगता है ना चाइना के ऊपर उइगर मुस्लिम्स को लेकर, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ऑल्सो प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द मेन स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ध्यान रखना एज ए सब्सिडरी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये रिपोर्ट करता है असेंबली मेंबर स्टेट्स को भी। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, नोट नीडेड, इसलिए काट पीट दिया मैंने इसको। उसके बाद अगर हम बात करें कंसर्न्स विद द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ये है कि जो मेंबर्स है वो ये अब्यूजर बन जाते हैं, यानी कि भले ही यूएनएचआरसी में मेंबर्स के रूप में चाइना है, रशिया है, हालांकि रशिया को तो सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, एरित्रिया है, लेकिन पता चला कि ये सब ही देश जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। चाइना के बारे में मैंने आपको बताया, रशिया के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो अभी रशिया यूक्रेन स्ट्राइक चल रहे हैं उसमें जो जान का नुकसान हो रहा है लोगों का, इस सब के कंटेक्स्ट में। उसके बाद क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज़ वन ऑफ द चैलेंज ऑफ यूएनएचआरसी। मतलब जैसे कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, अब पता चला कि यूएनएचआरसी इंटरफेयर करे देश में, बोले कि भाई साहब आपके यहाँ वायलेशन हो रहा है, तो बोलेगा कि आप हमारे इंटरनल मैटर में मत फंसिए, है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। उसके बाद बायसनेस भी कभी कभी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि बहुत सारे मेंबर कंट्रीज आरोप लगाते हैं यूएनएचआरसी के ऊपर कि कुछ ज़्यादा ही एम्फेसिस इसराइल के ऊपर डालते हैं ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है। तो इसी सब आरोप के कारण कहा जाता है कि यूएस हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम यूएनएचआरसी बट आफ्टर रीनेगोशिएशंस इट हैज़ डिसाइडेड टू रिजॉइन इट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूएनएचआरसी एंड इंडिया, तो हालांकि इंडिया को यूएनएचआरसी में 3 सालों के लिए चुना गया था। ठीक है। तो अब ये टर्म ओवर हो गया एक्चुअली। तो भारत ने इस पीरियड में क्या क्या इश्यूज रेज किए, मतलब यूएनएचआरसी की तरफ से क्या इशू रेज किया गया था। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यूएनएचआरसी ने इशू रेज किया था। फिर जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर भी यूएनएचआरसी ने इंटरफेयर किया, कहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, है ना, जो विरोध कर रहे हैं एक्टिविस्ट उसको डिटेन कर लिया गया है, ये सब बातें बोली गई। बट ये सब एज सच एग्ज़ाम के लिए कोई रिलेवेंस नहीं, मैंने ऐसे ही आपको डिस्कस कर दिया। वे फॉरवर्ड वही है कि जो मॉडल ऑफ वर्क है यूएनएचआरसी का, यानी कि जिस प्रकार से यूएनएचसीआर कार्य करता है वो लेस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने देशों का प्रभाव इस काउंसिल पर चले, तो ऐसा नहीं होगा और ये प्रैक्टिकल हो। उसके बाद आप देख लेना, कुछ नहीं है इसमें। कंक्लूजन के लेवल पर बात करें तो वही है